Once again, welcome to my YouTube चैनल अकाउंटेंसी क्लास 12 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैश फ्लो का इंट्रोडक्शन, उसका कंसेप्ट्स और कैश फ्लो किस तरह होता है, कैश का मूवमेंट किस तरह होता है, इसको डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो तीन तरह की एक्टिविटी से होता है, हमें पता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो पहले इन्वेस्टिंग हम डिस्कस करेंगे, फिर फाइनेंसिंग और अंत में ऑपरेटिंग डिस्कस करेंगे। जब तीनों डिस्कस हो जाएगा तब हम लोग स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हमारे पास है या हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है, नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, जो कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूडेड नहीं है, ऐसे एसेट्स को एक्विजिशन करना और डिस्पोजल करना, खरीदना और बेचना ही हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेट टू परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स सच एज मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पहले ही बताया जा चुका है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो होता है वह इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच एक्सपेंडिचर हैव बीन मेड फॉर रिसोर्सेज इंटेंडेड टू जनरेट फ्यूचर इनकम एंड कैश फ्लो। फ्यूचर इनकम को जनरेट करने के लिए रिसोर्सेज कहाँ कहाँ लगाया गया है और उससे कितना इनकम जनरेट हो रहा है, यह जानना हमें ज़रूरी है। इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना ज़रूरी है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कैश इनफ्लो का एग्जाम्पल देखते हैं। कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट इंक्लूडिंग इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स के बेचने, इंटेंजिबल एसेट्स को डिस्पोज करने, बेचने या फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से जो कैश हमें मिलता है वह हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। कैश रिसीव फ्रॉम रीपेमेंट और एडवांस और लोन मेड टू थर्ड पार्टी एक्सेप्ट इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज। कैश रिसीव फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ एडवांस ऑफ लोन मेड टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को हमने लोन दिया है, एडवांस दिया हुआ है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, फाइनेंशियल एंटरप्राइज को छोड़ करके वहाँ से कैश रिसिप्ट होगा, उसको भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश रिसिप्ट मानते हैं। कैश रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर, हमने शेयर खरीदा था उसको हमने बेच दिया, वारंट, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, उसको अगर हमने बेच दिया, वहाँ से जो पैसा आएगा तो उसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेंगे। एक्सेप्ट दोज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पज, लेकिन फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए नहीं है क्योंकि वे ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव इन कैश फ्रॉम लोन एंड एडवांस, अगर हमने किसी को लोन दिया है, एडवांस दिया है, तो वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। मतलब हम जितना भी इन्वेस्ट किए हैं अपने अपने स्पेयर मनी को, वहाँ से जितना भी हमें इनकम हो रहा है वो भी हमारा कैश इनफ्लो का पार्ट है। डिविडेंड रिसीव हो रहा है, अगर हमने कहीं शेयर में इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से हमें डिविडेंड भी रिसीव होगा, वह भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो कब हो सकता है? कैश किसी को पेमेंट करें, फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं इंक्लूडिंग इंटेंजिबल, कैपिटलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर, शेयर, वारंट और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए अगर हम कैश पेमेंट करते हैं ऑफ अदर एंटरप्राइज अदर देन द इंस्ट्रूमेंट दोज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पज। ट्रेडिंग पर्पज के लिए अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी है, ट्रेडिंग पर्पज के लिए वो कोई इंस्ट्रूमेंट को पेमेंट करता है तो वह इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा, ऑपरेटिंग में आएगा। कैश एडवांस एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टी, फिर वही बात है, फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए ये नहीं है। हम जो भी डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं वो फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए नहीं है। तो कैश एडवांस एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टी तो भी आउटफ्लो का पार्ट है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। किस तरह हम लोग एक फॉर्मेट में किस तरह इसको बनाएंगे? इनफ्लो, सबसे पहले हम इनफ्लो लिखेंगे, उसमें से आउटफ्लो को माइनस करेंगे। इनफ्लो कब होगा? जब हमारे पास जो भी टेंजिबल या इनटेंजिबल, टेंजिबल भी हो सकता है या इनटेंजिबल भी हो सकता है, मैंने इनटेंजिबल यहाँ नहीं लिखा है लेकिन इनटेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी सेल हो सकता है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, तो उससे जो प्रोसीड्स आएगा वो हमारा इनफ्लो होगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को अगर हम बेचते हैं उससे जो हमें पैसा आएगा वो भी हमारा इनफ्लो है।
अगर इन जो भी जहाँ भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो, शेयर में हो, ज़मीन में हो, जायदाद में हो, तो वहाँ से हमें या तो इंटरेस्ट मिलेगा, या तो डिविडेंड मिलेगा, या तो रेंट मिलेगा, वो भी हमारा इनकम है, वो भी इनफ्लो है। तो इनफ्लो हो गया। आउटफ्लो कब होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? जब हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट को खरीदेंगे तो आउटफ्लो होगा। परचेज ऑफ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट को अगर खरीदेंगे तो भी आउटफ्लो होगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को खरीदेंगे तो आउटफ्लो होगा। और अगर कैपिटल गेन टैक्स पे करते हैं किसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, ये तो रहेगा नहीं क्वेश्चन में, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कैपिटल गेन टैक्स अगर हम पे करते हैं तो भी हमारा आउटफ्लो होगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, इनफ्लो कब होगा? जब हमारे पास जो भी फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट है उसको हम बेचेंगे या उससे रिलेटेड इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट हमें मिलेगा तो इनफ्लो होगा। आउटफ्लो कब होगा? जब हमारे पास जो भी फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट है उसको हम खरीदेंगे या कैपिटल गेन टैक्स पे करेंगे तो हमारा आउटफ्लो होगा। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट नोटेड है। इफ इनटेंजिबल एसेट्स डिक्रीज इट इज नॉर्मली ट्रीटेड एज एमोटाइजेशन। अगर इनटेंजिबल एसेट डिक्रीज होता है तो वैसे तो सेल मान सकते हैं हम, सेल भी मान सकते हैं, लेकिन अगर स्मॉल अमाउंट है, 1000 2000 का डिक्रीज हुआ है, स्मॉल अमाउंट में अगर डिक्रीज हुआ है तो उसको हम रिटर्न ऑफ मानते हैं। हैंस इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर उसको रिटर्न ऑफ मान लेंगे तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर सेल मानेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अगर सेल मानते हैं तब क्या होगा? इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा। दूसरा पॉइंट है, इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज गिवन। इन्वेस्टमेंट के साथ अगर मान लो 10% इन्वेस्टमेंट, 9% इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, देन इट विल बी चार्ज ऑन ओपनिंग बैलेंस अंटिल डेट मेंशन। जब तक डेट नहीं मेंशन किया हुआ है तब तक हम लोग ओपनिंग बैलेंस पे ही इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, ये ध्यान देना है, फाइनेंशियल एंटरप्राइज किसको बोलते हैं? जो फाइनेंस में डील करते हैं, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड खरीदना ही उनका डेली का काम है। मतलब वो इसी चीज़ में डील करते हैं। जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, शेयर ब्रोकर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, वे फाइनेंशियल एंटरप्राइज के अंडर में आते हैं। हुज मेन बिजनेस इज लेंडिंग एंड बोरोइंग। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव एंड डिविडेंड रिसीव आर क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उनके लिए इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, ये सारी चीज़ उनके लिए इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा, उनके लिए क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। तो ये ध्यान देना है। तो अभी हम लोग जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना रहे हैं फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए नहीं बना रहे हैं। वाइल डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, अगर वो डिविडेंड पे करते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। मतलब यहाँ पे अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो वो अगर इंटरेस्ट रिसीव करता है, डिविडेंड रिसीव करता है, रेंट रिसीव करता है, तो उसका फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, वह उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बता ही दिए हैं कि हम फिक्स्ड एसेट जब बेचते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है। तो अगर फिक्स्ड एसेट बेचे हैं उस पर कैपिटल गेन टैक्स दिए हैं तो वो भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। करेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान देना है। करेंट इन्वेस्टमेंट आर नॉट ट्रीटेड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इट इज़ ट्रीटेड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं। और एक बात ध्यान देना है कि ये एडजस्टमेंट गिवन फॉर एसेट्स इन्वेस्टमेंट, किसी एसेट्स या इन्वेस्टमेंट के लिए एडजस्टमेंट दिया हुआ है, देन लेजर अकाउंट टू बी ओपनड, उसके लिए लेजर अकाउंट खोलना पड़ेगा। नॉर्मली इसमें दो लेजर अकाउंट खोलने पड़ते हैं, एक एसेट्स अकाउंट का और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। तो इसको कैसे बनाते हैं? एसेट्स अकाउंट में एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखते हैं। प्रोविजन में इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखते हैं, उल्टा होता है प्रोविजन में, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखते हैं। फिर एसेट्स का जो भी हम एसेट्स खरीदते हैं तो टू बैंक लिखते हैं, और एसेट बेचते हैं तो बाई बैंक लिखते हैं। एसेट के बेचने से अगर प्रॉफिट होता है तो टू पीएल लिखते हैं, और अगर लॉस होता है तो बाई पीएल लिखते हैं। और अगर उस एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन हुआ है तो बाई डेप्रिसिएशन लिखते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नॉट मेंटेन, लेकिन यदि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन है तो हम बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखते हैं। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसको बाई डेप्रिसिएशन लिखते हैं, और जिस जो एसेट हम सोल्ड कर रहे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन को टू एसेट्स लिख करके यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा और अच्छी तरह से। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। लैंड एंड बिल्डिंग पहले 3 लाख था, बाद में 4 लाख हो गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग परचेज हुआ है। तो परचेज ऑफ लैंड इंटेंजिबल, परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना परचेज हुआ? 1 लाख का। फिर प्लांट एंड मशीनरी पहले 10 लाख था, फिर 7 लाख हो गया,
तो 7 लाख हो गया तो सोल्ड हो गया, 3 लाख का सोल्ड होगा। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट कितना हुआ, 3 लाख। उसके बाद है 10% इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, 1 लाख से 2 लाख हो गया, तो ये भी परचेज हुआ है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है। तो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख। उसके बाद है गुडविल, पहले नहीं था अभी आ गया, तो इसका मतलब गुडविल भी परचेज हुआ है। तो परचेज ऑफ गुडविल 50,000। पेटेंट पहले 20 अभी 5 है, तो 15,000 का पेटेंट या तो हम इसको सेल मान लें या तो इसको रिटर्न ऑफ माने। अगर सेल मानते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिर, लेकिन हम इसको रिटर्न ऑफ मान रहे हैं तो इसको हम छोड़ सकते हैं, ये हमारे एजम्पशन के ऊपर है। नॉर्मली रिटर्न ऑफ माना जाता है स्मॉल अमाउंट का, अगर होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है तो सेल मानते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर पहले 40 था अभी नहीं है, इसका मतलब फर्नीचर सेल हो गया है। तो सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट 40,000, 3 लाख प्लस 40,000, 3,40,000। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में पहले था 1,50,000, इन्वेस्टमेंट इन प्रिफरेंस शेयर है, पहले 1,50,000 था अभी 2 लाख है, तो प्रिफरेंस शेयर में और 50,000 इन्वेस्ट हुआ है, तो परचेज हुआ है इन्वेस्टमेंट, तो परचेज में और 50,000 इसमें ऐड हो गया, 1 लाख और 50,000, तो 1,50,000 हो गया, तो ये हो गया 1,50,000। परचेज ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट 50,000 हो गया। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख हो गया। अच्छा, कैपिटल गेन टैक्स तो यहाँ है नहीं। प्रोसीड फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट रिसीव हुआ है कि नहीं वो देखना है। तो 10% इन्वेस्टमेंट दिया है, तो इन्वेस्टमेंट का जब रेट दिया है तो हमें इंटरेस्ट काटना है, तो ओपनिंग बैलेंस पे काटेंगे। 2 बैलेंस दिया है, एक 1 लाख है 2 लाख है, तो हम 1 लाख पे काटेंगे। 1 लाख का 10% 10,000 होगा, तो 10,000 इंटरेस्ट हो गया, तो इंटरेस्ट 10,000 हो गया। और डिविडेंड प्रेफरेंस पे 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तो उसमें भी 1,50,000 पे 10% 15,000 डिविडेंड होगा, तो ये हो गया 25,000। तो ये 3,40,000 और 25 में से ये सारे अमाउंट माइनस करेंगे। 3,40,000 प्लस 25 3,65,000, और इसमें से ये तीनों माइनस करेंगे 3,00,000, तो 65,000 हमारा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, सॉरी फाइनेंसिंग नहीं, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ परचेज दिया है और सेल दिया है, प्लांट का परचेज दिया है और सेल भी दिया है, इन्वेस्टमेंट का भी परचेज और सेल दोनों दिया है, गुडविल का परचेज दिया हुआ है, पेटेंट का सेल दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट 60,000, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 60,000, डिविडेंड रिसीव हुआ है शेयर पे 10,000। ए प्लॉट ऑफ लैंड हैड बीन परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज एंड वाज लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज एंड रेंट रिसीव 30,000, 30,000 वहाँ से रेंट भी रिसीव हो रहा है। नेट कैश यूज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 4,70,000 आना चाहिए, तो बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स में 50,000 है और टेंजिबल 50,000 टेंजिबल है और 1 लाख इंटेंजिबल, टोटल मिला के 1,50,000। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट में 1,50,000 हो गया। उसके बाद है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच के कितना पैसा आया, इन्वेस्टमेंट बेच के 1 लाख आया, तो 1 लाख इन्वेस्टमेंट में लिख दिए। उसके बाद प्रोसीड फ्रॉम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से कितना पैसा आया, तो इंटरेस्ट से यहाँ 60,000 आया, डिविडेंड से 10 आया, तो 60 प्लस 10 70, और रेंट से 30 आया, तो 1 लाख, 60 प्लस 10 प्लस 30, टोटल हो गया 1 लाख। अब लेस परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट परचेज देखते हैं। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में प्लांट परचेज हुआ है 4,40,000 में, तो प्लांट का लिखेंगे 4,40,000। उसके बाद दिया है परचेज ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, तो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट में गुडविल परचेज हुआ है 2 लाख का, तो 2 लाख गुडविल लिखेंगे। उसके बाद परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है 1,80,000, तो यहाँ पे 1,80,000 लिखेंगे। कैपिटल गेन टैक्स कुछ नहीं है। उसके बाद इसको माइनस करेंगे,
तो यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो कम है, 3,50,000 है पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव जो है वह है 42617, 8,20,000। 8,20,000 से 3,50,000 जाएगा तो 4,70,000 नेगेटिव में आएगा। जब नेगेटिव में आएगा तो कैश, नेट कैश फ्रॉम नहीं होगा, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखेंगे। जब भी नेगेटिव आएगा तो फ्रॉम नहीं लिखेंगे, उसके लिए यूज लिखेंगे, यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ एडजस्टमेंट दिया है एसेट्स का। एक मशीन जो है 40,000 का, जिसका डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है 12,000, वाज सोल्ड फॉर 35,000, डिप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 60,000। तो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट जब देता है तो हमें उसका लेजर बनाना पड़ेगा। तो पहले लेजर बनाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख। तो ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख। दूसरा, इसमें डिप्रिसिएशन ऑलरेडी उस पर है, प्रोवाइडेड है 12,000, तो उससे हमें मतलब नहीं है। सोल्ड हुआ है 35,000 में और डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 60,000। तो डिप्रिसिएशन चार्ज है 60,000, तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन 60,000 दिया। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अगर बनाना होता है अकाउंट तो हम यहाँ पे 12,000 लिखते हैं, लेकिन हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है, इसलिए नहीं लिखना है। और हम सोल्ड कर रहे हैं, एसेट को हम सोल्ड कर रहे हैं कितने में, सोल्ड फॉर 35,000, 35,000 में सोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 35,000। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, मशीन का कॉस्ट था 40,000 और डिप्रिसिएशन उस पर हो चुका है 12,000, तो मशीन का वैल्यू हो गया 28,000, लेकिन उसको हम सोल्ड कर रहे हैं 35,000, तो 7,000 हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो 7,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा टू पीएल अकाउंट, 7,000 प्रॉफिट होगा। अब जो डिफरेंस आएगा वो परचेज या सेल होगा। जैसे यहाँ पे क्रेडिट साइड में हो रहा है 3,95,000, 3,95,000 डिफरेंस आ रहा है। 3,95,000 में से 2,07,000 अगर माइनस करते हैं तो डिफरेंस कितना आएगा, 3,95,000 में से 2,07,000 माइनस करते हैं तो इसका डिफरेंस आएगा 1,88,000। तो 1,88,000 परचेज निकला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल भी था, सेल हमारा 35 था और परचेज कितना आ गया 1,88,000। और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के बारे में इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसलिए इसको नहीं करेंगे हम। तो हमारा प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में मशीनरी से हमारा 35,000 सेल्स आया अभी लेजर बना करके, और परचेज आया है 1,88,000। तो लेजर बनाने का यही मकसद है कि यहाँ से हमें परचेज और सेल निकलेगा, क्योंकि जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, एडजस्टमेंट दिया रहेगा, तो हमें लेजर बनाना होगा। अच्छा, अब प्लांट एंड मशीनरी का हो गया। अब जो रिमेनिंग बचता है उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन लैंड, पहले 6 लाख का लैंड था, अभी 16 लाख का लैंड है, इसका मतलब लैंड 10 लाख का परचेज हुआ है। तो परचेज होने से नीचे आएगा 10 लाख का लैंड परचेज हुआ है। उसके बाद है 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में पहले 4 लाख लगा था, बाद में 2.5 लाख हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गया, 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गया है। तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो गया 1.5 लाख का। उसके बाद है गुडविल। गुडविल पहले 15,000 है, अभी 80,000 हो गया, तो गुडविल परचेज हुआ है 65,000 का। तो इंटेंजिबल एसेट्स परचेज 65,000 का, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब कोई आइटम नहीं है, यहाँ 11,88,000 हो जाएगा, यहाँ 1,50,000 हो गया, और यहाँ पे 35,000 हो गया। तो और देखते हैं, और इसमें क्या है, प्रोसीड फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट में आपने डिपॉजिट करके रखा है पैसा, तो वहाँ से आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा। किस पे मिलेगा, ओपनिंग पे मिलेगा या क्लोजिंग पे मिलेगा। तो जब कुछ नहीं मेंशन किया रहेगा डेट, तो ओपनिंग पे मिलता है। 4 लाख का 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे जो इसको टोटल करेंगे और इसमें से दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10,28,000। तो इस तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव ज़्यादा है इसलिए आंसर नेगेटिव में आएगा, और यहाँ पे कैश, नेट कैश फ्रॉम नहीं होगा, तब नेट कैश यूज्ड होगा। जब नेगेटिव आएगा तो यूज्ड लिखेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मशीनरी दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 60,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिशन दिया है, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिशन दिया, ओपनिंग 25, क्लोजिंग 15। ड्यूरिंग द ईयर मशीन, यहाँ भी एडजस्टमेंट दिया है मशीन पे, तो मशीन का लेजर बनेगा। तो मशीनरी अकाउंट का सबसे पहले लेजर बनाते हैं, एसेट्स अकाउंट नहीं लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट लिखेंगे। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 50, क्लोजिंग बैलेंस 60। ओपनिंग बैलेंस 50, क्लोजिंग बैलेंस 60। उसी तरह प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस 25 और क्लोजिंग बैलेंस 15, 25,000 और 15,000। पहले हम बैलेंस लिख लेंगे, उसके बाद बैलेंस लिखने के बाद एडजस्टमेंट देखते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन 25,000 का मशीन है, विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिशन 15,000 वाज सोल्ड फॉर 13,000। तो मशीन को बेचा गया है 13,000 में, तो यहाँ पे बाई बैंक सोल्ड 13,000 लिख सकते हैं, और उस पर टोटल डेप्रिशन ऑफ द एसेट सोल्ड, जो सोल्ड किया गया उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिशन कितना है, तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिशन दिया हुआ है 15,000। तो यहाँ पे हम 15,000 लिखेंगे, और यही अमाउंट फिर यहाँ भी आ जाएगा 15,000। इसलिए मैंने एक कलर से लिखा है ताकि समझ में आए, यही अमाउंट यहाँ पे आना है। अच्छा, अब और क्या दिया है इसमें, ड्यूरिंग देयर मशीन कॉस्टिंग 25,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिशन 15,000 वाज सोल्ड फॉर 13,000। तो अब यहाँ ध्यान देना है, 25,000 का मशीन है, 15,000 उसका डेप्रिशन हो गया, तो 10,000 बचा है। तो 10,000 में बिकना चाहिए, लेकिन वो 13 में बिका, तो 3,000 हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट 3,000 हो गया। अच्छा, अब अकाउंट दोनों को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे अकाउंट जब हम क्लोज करते हैं तो क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, तो 60, 70, 80, 88,000, 88,000 में से 53,000 माइनस करेंगे तो 35,000 परचेज निकलेगा। ये परचेज निकल गया, तो यहाँ हमें सोल्ड भी पता चल गया और परचेज भी पता चल गया। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिशन अकाउंट को भी क्लोज करेंगे, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिशन अकाउंट में यहाँ 30,000 आ रहा है, और इधर 30,000 लिखेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का तो यहाँ हमें कोई काम नहीं है, उसका काम पड़ेगा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, लेकिन ये डेप्रिसिएशन कब लिखते हैं, जब प्रोविजन नॉट मेंटेन, यहाँ तो प्रोविजन बना रहे हैं तो यहाँ नहीं लिखना है। तो ये हमारा अकाउंट क्लोज हो। यहाँ से हमें दो चीज़ सिर्फ लिखना है, एक परचेज और दूसरा सेल। सेल 13 है, परचेज 35 है, तो सेल हमारा 13 हो गया, और कुछ तो है नहीं, और परचेज हमारा 35 है। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो जो डिफरेंस आ गया नेगेटिव में आएगा 22,000, तो लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 22,000। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ भी वैसा ही है, फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, टेंजिबल उसका टोटल वैल्यू दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है। नीचे नोट में लिखा हुआ है कि मशीनरी ओपनिंग बैलेंस 20, क्लोजिंग 25, 40। एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया है, ओपनिंग 3, क्लोजिंग 4। फिर यहाँ भी लेजर बनाना होगा हमें, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसी के बारे में दिया हुआ है, तो बनाते हैं लेजर। सबसे पहले मशीनरी का लिखेंगे मशीनरी का 20, 25 लाख 40,000, मशीनरी अकाउंट 20 लाख और 25 लाख 40,000, 20 लाख और 25 लाख 40,000। उसी तरह प्रोविजन का है 3 लाख 4 लाख, प्रोविजन का है 3 लाख 4 लाख, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देना है कि ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 48,000, एक मशीन है जिसका कॉस्ट कितना है 48,000 है, ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32,000, सोल्ड 12,000। तो ये अमाउंट कहाँ कहाँ जाएगा, 32,000 उसका टोटल डेप्रिसिएशन हुआ है, तो यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, और सोल्ड कितने में हुआ है 12,000 में सोल्ड हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देना है 48,000 का कोई मशीन है, उसमें 32,000 डेप्रिसिएशन हो गया है, तो उसको बिकना चाहिए था 16,000 में, लेकिन वो बिका है 12,000 में, तो 4,000 का लॉस हो गया, तो 4,000 यहाँ पे लॉस लिखेंगे।
अब दोनों अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो यहाँ भी वही चीज़ है, क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, तो इसका आएगा 25,88,000 टोटल। इसमें से हम लोग, प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं, इसमें से जो डिफरेंस आएगा 5,88,000 परचेज हो गया, तो ये परचेज निकल गया और यहाँ पे ये हमारा सोल्ड निकल गया। तो इसको भी क्लोज करेंगे, 4,32 इसमें 3 लाख जाएगा तो 1,32,000। जब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे तब इस डेप्रिसिएशन का यूज वहाँ पे होना है। तो अभी यहाँ पे हमें दो ही चीज़ लेना है, एक परचेज और दूसरा सेल। तो परचेज हुआ है, सेल हुआ है 12 लाख, सेल हुआ है 12,000 और परचेज हुआ है 5,88,000। तो 5,88,000 से 12,000 माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आएगा 5,76,000, 5,76,000 नेगेटिव। नेट कैश फ्रॉम नहीं लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव आया, तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके साथ ही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।